एक आदमी, एक अनोखी डकैती और एक रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। 24 नवंबर 1971 की एक ठंडी शाम पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 305 में एक रहस्यमयी व्यक्ति ने कदम रखा। इस व्यक्ति ने अपना नाम बताया डैन कूपर, लेकिन इतिहास उसे डीबी कूपर के नाम से जानता है। उसने सिर्फ एक नोट दिया और दावा किया कि उसके पास एक बम है। इसके बाद जो हुआ वह आज भी अमेरिका की सबसे चौंकाने वाली मिस्ट्री बनी हुई है। कौन था डीबी कूपर? क्या वह जिंदा बच निकला या मर गया? चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। यह 24 नवंबर 1971 की बात है। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की तैयारी चल रही थी। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 टेक ऑफ के लिए तैयार थी। ये एक छोटी उड़ान थी जो सिर्फ 30 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचने वाली थी। इस फ्लाइट में 36 यात्री सवार थे और उन्हीं में से एक था एक साधारण दिखने वाला आदमी जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया। वह एक काले रंग का सूट, सफेद शर्ट और काली टाई पहने हुए था। उसके पास एक काले रंग का ब्रीफकेस था और उसने कॉकपिट क्रू से ज्यादा बातचीत नहीं की। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इस आदमी ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक छोटा सा नोट पकड़ा दिया। शुरुआत में फ्लोरेंस ने सोचा कि यह कोई फ्लर्ट करने वाला बिजनेसमैन होगा जो अपना फोन नंबर या कोई संदेश दे रहा है, लेकिन जब उसने नोट पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कागज पर लिखा था, मेरे पास एक बम है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे निर्देश ध्यान से सुने। फ्लोरेंस ने चुपचाप नोट पढ़ा और कांपते हाथों से उस आदमी की तरफ देखा। डीबी कूपर शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने ब्रीफकेस खोला और अंदर कुछ तार, लाल रंग की छड़ियां और बैटरी दिखाई दी। ये एक डायनामाइट बम जैसा दिखता था। फ्लोरेंस तुरंत कॉकपिट की तरफ गई और पायलट को इस खतरे की जानकारी दी। कॉकपिट में बैठे कैप्टन विलियम स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर बॉब रत्नाचेक और फ्लाइट इंजीनियर एच.ई. एंडरसन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। डीबी कूपर ने अपनी मांगें बताईं, $2 लाख कैश, 1000 और $20 के नोटों में, 4 पैराशूट, 2 मुख्य और 2 रिजर्व पैराशूट। जब फ्लाइट सिएटल लैंड करे तो ईंधन भरा जाए ताकि वह आगे उड़ान भर सके। एयरलाइन ने तुरंत एफबीआई को सूचना दी। सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। इस फ्लाइट में निर्दोष यात्री थे और कूपर का दावा था कि उसके पास एक असली बम है। एफबीआई ने तुरंत पैसे जुटाने शुरू कर दिए। उन्होंने 10,000 सीरियल नंबर्ड $20 के नोट इकट्ठा किए ताकि बाद में अगर कूपर उन पैसों का इस्तेमाल करे तो उन्हें ट्रेस किया जा सके। शाम के लगभग 5:30 बजे फ्लाइट 305 सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। रनवे के चारों ओर पुलिस और एफबीआई एजेंट तैनात थे, लेकिन वे दूरी बनाए हुए थे क्योंकि कूपर ने धमकी दी थी कि अगर कोई उसके करीब आया तो वह बम फोड़ देगा। डीबी कूपर ने आदेश दिया कि सभी यात्री और कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया जाए। बदले में उसे $2 लाख नकद और 4 पैराशूट दे दिए गए। यात्रियों को रिहा कर दिया गया। अब फ्लाइट में सिर्फ डीबी कूपर, कप्तान विलियम स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर बॉब रत्नाचेक, फ्लाइट इंजीनियर एच.ई. एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट टिना मुक्लो मौजूद थे। इसके बाद कूपर ने कैप्टन को निर्देश दिए कि वे मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ान भरे, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ फ्लाइट की ऊंचाई सिर्फ 10,000 फीट होगी। स्पीड 120 नॉट्स, लगभग 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी। फ्लाइट का रियर कार्गो डोर खुला रहेगा। फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और जब यह वॉशिंगटन राज्य के ऊपर पहुंची तो डीबी कूपर ने अपने बैग से एक पैराशूट पहना, $2 लाख का बैग उठाया और फ्लाइट अटेंडेंट टिना मुक्लो को आखिरी निर्देश दिए, तुम कॉकपिट में रहो और दरवाजा मत खोलना। रात का अंधेरा था, बाहर भयंकर तूफान था और टेम्परेचर -डिग्री में था। लेकिन इसके बावजूद कूपर ने फ्लाइट का पिछला दरवाजा खोला और रात के 8:13 पर छलांग लगा दी। इस पल के बाद डीबी कूपर कहां गया, क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता। जैसे ही फ्लाइट ने रेनो नेवाड़ा में लैंड किया, एफबीआई ने प्लेन की तलाशी ली। वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, न कोई उंगलियों के निशान, न कोई सबूत। एफबीआई ने इस केस को नॉरजैक, नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग कोड नेम दिया और इतिहास की सबसे बड़ी एयर क्राइम इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। डीबी कूपर के प्लेन से कूदने के बाद एफबीआई ने तुरंत उसकी खोज शुरू कर दी। उन्होंने पैराशूट की लैंडिंग लोकेशन का अनुमान लगाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा और मौसम रिपोर्ट का अध्ययन किया।
माना जा रहा था कि कूपर ने वॉशिंगटन और ऑनरेगन की सीमा पर घने जंगलों में छलांग लगाई थी। यह इलाका बेहद खतरनाक था। वहां गहरे नदी, पहाड़ और घने पेड़ थे। एफबीआई का पहला मिशन क्या कूपर बचा था? एफबीआई ने सैनिकों, पुलिस कर्मियों और खोजी कुत्तों के साथ जंगल में सैकड़ों घंटे बिताए, लेकिन कूपर का कोई भी सुराग नहीं मिला। न कोई पैराशूट, न ही कोई बॉडी, न ही कोई पैसे। ऐसा लगने लगा था कि वह हवा में गायब हो गया हो। कई विशेषज्ञों का मानना था कि डीबी कूपर का बच पाना असंभव था। खराब मौसम, जिस रात वह कूदा, तापमान -डिग्री में था और बारिश हो रही थी। अनुचित ड्रेसिंग, उसने सिर्फ सूट, टाई और बिजनेस शूज पहने थे, जो जंगल में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। पैराशूट की समस्या, एफबीआई का मानना था कि कूपर को जो पैराशूट मिला था वह बहुत पुराना था और उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। तो अगर वह जंगल में गिरा होता तो ठंड या भूख से उसकी मौत हो गई होती। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर वह मरा तो उसकी बॉडी या पैसे क्यों नहीं मिले? 9 साल तक यह केस बिना किसी सुराग के चला, लेकिन 1980 में एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे एक चौंकाने वाली चीज मिली। जब वह अपने माता पिता के साथ वहां खेल रहा था तो उसने मिट्टी में पुराने $20 के नोटों का एक बंडल देखा। उसने इसे पुलिस को सौंप दिया। जब एफबीआई ने इन नोटों की जांच की तो पाया कि यह वही $2 लाख के हिस्से थे जो डीबी कूपर ने लिए थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसने खुद यह पैसे वहां छुपाए थे या फिर यह पैसे नदी के बहाव में वहां पहुंचे? और सबसे बड़ी बात, अगर पैसे वहां मिले तो डीबी कूपर कहां था? एफबीआई ने 50 सालों में टाइम कोड 0001260000001320000 एफबीआई ने 50 सालों में 1000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आए। 00 पहला, रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय। 1972 में डीबी कूपर की तरह एक और प्लेन हाईजैक हुआ और उस हाईजैकर को पकड़ लिया गया। उसका नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय। उसकी शक्ल डीबी कूपर से मिलती थी और उसके हाईजैक करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन एफबीआई ने बाद में यह कहा कि वह डीबी कूपर नहीं था। 1995 में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति डुआने वेबर ने मौत से पहले अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाकर कहा, मैं ही डीबी कूपर हूं। उसकी पत्नी ने जब उसकी पुरानी चीजें देखी तो उसे पुराने पैराशूट की किताबें, एफबीआई केस फाइल्स और डीबी कूपर पर रिसर्च नोट्स मिले। एफबीआई इसे साबित नहीं कर पाई। लोगों का मानना था कि रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, जो एक पूर्व सैन्य पैराट्रूपर था, वही कूपर था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सेक्शन 10वां अध्याय, क्या यह केस हमेशा अनसुलझा रहेगा? 16 में एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर 2016 में एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर इस केस को बंद कर दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड में लिखा गया कि डीबी कूपर कौन था यह कभी साबित नहीं हो सका। एफबीआई के इतिहास का इकलौता हाईजैकिंग केस यह एफबीआई के इतिहास का इकलौता हाईजैकिंग केस है जो आज तक अनसुलझा है। सिद्ध था या नहीं, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति में एक नया स्थान बना लिया। फिल्में, टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज इस रहस्य पर बनी। कई लोग आज भी मानते हैं कि वह बच निकला और एक नई पहचान के साथ जी रहा है। सेक्शन क्लाइमैक्स, अंतिम सवाल। दोस्तों, सवाल यह उठता है, क्या डीबी कूपर सच में मर गया था या वह कहीं छिपा हुआ था? अगर वह मर गया था तो उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली? तो क्या वह आज भी हमारे बीच है? अब शायद कोई नहीं जानता। इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, डीबी कूपर का रहस्य हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको मिलूंगा अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक बाय।